वर्ल्ड के अंदर, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, इस नंबर 1 इन्फेक्शियस डिजीज़ किलर इन चिल्ड्रन। सर, आप क्रिटिकल केयर में हैं, क्रिटिकल पेशेंट ज़्यादा देखते हैं। आम एक वायरल इन्फेक्शन कब जो है ख़तरनाक हो जाता है? एज अ डॉक्टर आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहते हैं? सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना। आपके बच्चे को अगर सिम्टम्स हैं, एक तो हमको अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या क्या बीमारियां चाइल्डहुड हो सकती हैं। अगर आपको अवेयरनेस होगा तभी आप हेल्प मांगेंगे। हर पीला बलगम का मतलब एंटीबायोटिक्स नहीं होता। हम लोगों को बहुत टाइम एंटीबायोटिक बंद करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप शुरू में एंटीबायोटिक यूज़ कर लेंगे और आजकल एंटीबायोटिक्स कॉमन वाले भी नहीं है, हाई एंड एंटीबायोटिक्स लोग दे देते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाती हैं कि अब कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करें जिससे बच्चे को जो बैक्टीरिया है उसको रिस्पॉन्ड कर सके। देखिए, चेस्ट इन्फेक्शन को आम भाषा के अंदर निमोनिया बोलते हैं कि जी मेरे बच्चे को निमोनिया हो गया, बट हर कफ एंड कोल्ड निमोनिया नहीं है। निमोनिया के अंदर डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग में आपके नॉस्ट्रिल्स थोड़े से एक्स्ट्रा फ्लेयर अप करते हैं, आपके जो मसल्स हैं चेस्ट के वो इन एंड आउट होते हैं, और आपको इसको चेस्ट इनड्रॉइंग बोलते हैं। तो अगर आप बच्चे को देखेंगे, जिससे कॉमन भाषा में बोलते हैं बच्चे की पसली चल रही है। पसली चलने का मतलब है बच्चे को एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी एफर्ट करना पड़ रहा है फॉर ब्रीदिंग। देश में कई जगह शीतलहर से लोगों के स्वास्थ्य प्रभावित हो रहे हैं। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं बच्चे। बच्चों का इस ठंड का, इस प्रदूषण का उनके स्वास्थ्य पर, उनके लंग्स पर कैसा असर पड़ रहा है, इसके लिए हम आज बात करेंगे डॉक्टर राजीव उत्तम से। डॉक्टर राजीव उत्तम मेदांता हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और बच्चों की सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों के विशेषज्ञ हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू अतुल, गुड मॉर्निंग। सर, बहुत बेसिक से शुरू करें अगर, तो इस समय ठंड के मौसम में बच्चों की ओपीडी करते हुए या क्रिटिकल केयर में भी जब आप जो हैं आईसीयू में, सबसे ज़्यादा परेशानियां, सबसे ज़्यादा बीमारियां किस किस चीज़ की आ रही हैं इस समय? लास्ट 2-3 हफ्तों से, जब से थोड़ा मौसम चेंज हुआ और थोड़ी सर्दी आई, मेनली बच्चे जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं कफ और कोल्ड के साथ। कई बच्चों को फीवर भी है, जिसको आम भाषा में आप कहते हैं कि मेरे बच्चे को फ्लू हो गया या वायरल हो गया। तो लास्ट 2-3 वीक से ऐसे जो केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और जिनमें कई मोस्टली जो हैं वो वायरल इन्फेक्शन है, जिसमें आपको थोड़ा बुखार होगा, खांसी होती है, जुकाम होता है। और कई बच्चों को अगर वायरल फीवर या वायरल जो चेस्ट में इन्फेक्शन है अगर ज़्यादा ख़राब होता है, तो उन बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो हम देख रहे हैं इन्फेक्शन कॉजेज़, जिसमें वायरस और बैक्टीरिया आ गया। सेकंड जो मेन प्रॉब्लम हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, वो बच्चों को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है। और उन बच्चों को जो मेन सिम्टम्स हैं जो हम देख रहे हैं वो हैं कि इन बच्चों को कफ होगा, बच्चा खांसी करता रहता है। ये किस एज ग्रुप के बच्चे ज़्यादातर हैं इसमें? मेनली 1 ईयर, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, मतलब ऑल एज ग्रुप। क्योंकि जो हमारा पोल्यूशन है और जो इन्फेक्शन है वो इन्वायरमेंट में, एयर में होता है, तो हम सब लोग एयर ब्रीथ करते हैं, तो हर एज ग्रुप अफेक्टेड है। पर मेनली क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो इतनी डेवलप नहीं होती है जब तक वो थोड़े बड़े नहीं हो जाते हैं, और उनको अगर न्यूट्रिशन बेटर ना हो, तो मेनली जो प्रॉब्लम है वो लेस देन 5 ईयर्स बच्चों के अंदर आती है, और वो इन इन्फेक्शन को और पोल्यूशन को ठीक तरह से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही है। सर, आप क्रिटिकल केयर में हैं, क्रिटिकल पेशेंट ज़्यादा देखते हैं। आम एक वायरल इन्फेक्शन कब जो है ख़तरनाक हो जाता है? देखिए, वायरल इन्फेक्शन से हमारा मतलब है कोई भी इन्फेक्शन 2-3 चीज़ों से होता है। एक है वायरसेस, एक बैक्टीरिया और एक फंगस, जो मेनली जो बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जो मेडिसिन ले रहे हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट्स किडनी के, या जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद है, उन बच्चों को फंगस इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। थोड़ा इसको समझा भी दें आप, क्योंकि आजकल कुछ भी सर्दी ज़ुकाम होता है वायरल, इसको ये किसी को पता नहीं है कि वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है। देखिए, अबाउट 80 to 90% ऑफ इन्फेक्शन कॉमनली जब आपके होते हैं तो वो स्टार्ट होंगे, अगर हम सिर्फ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं, सांस की बीमारी की बात कर रहे हैं,
तो वो शुरू होगा, आपका माइनर कोल्ड होगा, कफ होगा, रनी नोज़ होती है, उसके बाद थोड़ी खांसी शुरू होती है, कॉफ, राइट। हम लोग कफ एंड कोल्ड को बहुत इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, पर कई लोग जब खांसी हो रही होती है उसको बोलते हैं मेरे बच्चे को कोल्ड हो गया। तो कोल्ड मीन्स दैट यू हैव मेनली आपके नोज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको या तो स्नीजिंग हो रही है, या नोज़ ब्लॉक है आपका, या नाक बह रहा है, उसमें कई बच्चों को वाइटिश डिस्चार्ज होता है, कई बच्चों को येलोश डिस्चार्ज भी होता है। और कॉफ मतलब आपको खांसी आ रही है। जो ये खांसी है वो ड्राई भी हो सकती है। ड्राई का मतलब है जब बच्चा खांसी करता है तो आपको कोई रैटलिंग या कोई साउंड सुनाई नहीं देता। और वेट कॉफ का मतलब है आपको लगता है जैसे गड़गड़ाहट, खांसी के अंदर म्यूकस है, उस टाइप का होता है, बलगम जिसको बोलते हैं। तो वायरस जब स्टार्ट होगा आपको फीवर होगा, 1-2 दिन पहले से कफ कोल्ड स्टार्ट हो जाएगा, और नॉर्मली 80-90% जो इन्फेक्शन है वो वायरल ही होते हैं। और हम अनफॉर्चुनेटली उन इन्फेक्शन को एज अ बैक्टीरिया समझ के कॉमनली एंटीबायोटिक यूज़ शुरू कर देते हैं उसके अंदर। एक ये भी मिथ है सर कि अगर पीला बलगम है तो वो उसको माना जाता है कि बैक्टीरियल ही है, ऐसा है क्या? हाँ, देखिए, बाय एंड लार्ज अगर आपको क्रॉनिक साइनोसाइटिस नहीं है और आपको नेज़ल में एलर्जी ज़्यादा नहीं है, नोज़ की एलर्जी का, तो पीले बलगम का नॉर्मली मतलब यही होता है कि अगर आपका सपोज़ पहले आपका वाइट बलगम था, वो उसने कलर चेंज कर लिया, सिर्फ कलर चेंज के अलावा बैक्टीरियल नहीं होगा, उसमें आपके साथ सिम्टम्स परसिस्ट करेंगे, फीवर नहीं जाएगा। तो पीली बलगम का मतलब है कि अगर वायरल था तो हो सकता है अब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। बाय एंड लार्ज आई थिंक ये जो बात है उसमें कोई दम है, बट हर पीला बलगम का मतलब ये एंटीबायोटिक्स नहीं होता, राइट। तो 80-90% आप देखेंगे कि वायरल इन्फेक्शन है, कफ कोल्ड होगा, फीवर होगा, वो नॉर्मली 4-5 दिन में सेटल हो जाएगा आपका। बट कोई भी फीवर, कफ एंड कोल्ड अगर 4-5 दिन से ज़्यादा है तो हम लोगों को सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या देखते हैं, बाय द टाइम बच्चा बड़े हॉस्पिटल में दिखाने आता है वो पहले से सेल्फ मेडिकेट होता है। एक तो जो प्रिस्क्रिप्शन पहले से किसी डॉक्टर ने लिख के दिया, पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से वो प्रिस्क्रिप्शन को रिपीट कर देते हैं। 1 या 2 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स करके भी आ गए हैं, मेनली एंटीबायोटिक का कोर्स करके ही आते हैं, एंड हम लोगों को बहुत टाइम एंटीबायोटिक बंद करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप शुरू में एंटीबायोटिक यूज़ कर लेंगे, और आजकल एंटीबायोटिक्स कॉमन वाले भी नहीं है, हाई एंड एंटीबायोटिक्स लोग दे देते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाती हैं कि अब कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करें जिससे बच्चे को जो बैक्टीरिया है उसको रिस्पॉन्ड कर सके। तो वायरल इन्फेक्शन नॉर्मली आपको एंटीबायोटिक नहीं देना, 4 से 5 दिन में ठीक हो जाएगा, और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे जो सिम्टम्स थे वो अपने आप रिजॉल्व होना शुरू हो गया। बट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर सिम्टम्स सेम हो सकते हैं, बट जो कॉमन सिम्टम्स इन्फेक्शन के होते हैं, देखिए चेस्ट इन्फेक्शन को आम भाषा के अंदर निमोनिया बोलते हैं कि जी मेरे बच्चों को निमोनिया हो गया, बट हर कफ एंड कोल्ड निमोनिया नहीं है। आई थिंक ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, मिथ है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि निमोनिया का मतलब है स्पेसिफिकली इन्फेक्शन इन द लंग्स। निमोनिया पे आने से पहले सर अगर हम सिर्फ फीवर पे बात करें, जो एक सिम्टम है वायरल और बैक्टीरियल दोनों के इन्फेक्शन का, किसी को बुखार होता है तो उसमें हाइड्रेशन का, पानी पीने का कितना रोल है? क्योंकि लोग कम पानी पीना शुरू करते हैं और बीमारी जो है और बढ़ जाती है। श्योर, देखिए जब फीवर होगा आपको, डिपेंडिंग ऑन किस वेदर में आपको फीवर हो रहा है, आपकी बॉडी में स्वेटिंग होती है, यू आर ऑलरेडी लूजिंग वाटर। अगर उस समय आपको हाइड्रेशन ठीक नहीं रखेंगे आपका, तो फीवर एक तो नीचे नहीं होगा, और दूसरा डिहाइड्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगी, आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। क्या उससे वायरल लोड भी कम होता है बॉडी का? बॉडी का वायरल लोड हाइड्रेशन से कम नहीं होता, पर आपके सिम्टम्स में काफ़ी रिलीफ होगा। वायरल विल टेक इट्स ओन टाइम टू गो, बट जो आपके सिम्टम्स हैं हाइड्रेशन रखने से, उसके सिम्टम्स ठीक होंगे और रिकवरी आपकी फास्टर होगी। कई लोग इलेक्ट्रोलाइट लेने की फीवर में बात करते हैं, तो ये कितना सेफ है बच्चों के लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स जो ORS जिसको बोलते हैं आपको, उनका मेन रोल होता है आपका डायरियल डिजीज़ के अंदर, राइट। तो अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चों को पानी के अंदर ग्लूकोज घोल के दे दिया, पर मेनली आपके डायरिया और वॉमिटिंग के अंदर सोडियम लॉस हो रहा है,
तो आपका जो ORS है वो एक बैलेंस सोल्यूशन है। तो हर फीवर के अंदर आपको ORS नहीं लेना। हाइड्रेशन आप नॉर्मल पानी से भी कर सकते हैं, आप बच्चे को किसी तरह का भी ड्रिंक दे सकते हैं, बट ORS अगर आप देना चाहें तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट हर फीवर के अंदर ORS देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कई बार मैं देखता हूँ कि गाँवों में, कस्बों में ज़रा सी सांस की कोई दिक्कत शुरू हुई, लोग नेबुलाइजिंग कराना शुरू करते हैं। नेबुलाइज़र दुकान पे ले जा करके मेडिकल शॉप में, वो अस्थालिन, बूटीकार्ड, ये सब इस तरह की दवाइयाँ। इस तरह की प्रोसीजर कितने खतरनाक हैं? नेबुलाइजेशन क्या कोई सामान्य नेबुलाइजेशन आप रिकमेंड करते भी हैं क्या? मेडिसिन में हर मेडिसिन का या किसी भी इंटरवेंशन का एक स्पेसिफिक रोल है। अगर आप किसी को नेबुलाइज़र दे रहे हैं 1-2 दिन के लिए जिसमें रिक्वायर नहीं है, तो आपको ये नहीं है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, बट उस बच्चे को उस चीज़ की नीड नहीं है। कॉमन जो हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, जो बच्चों को ले जाते हैं, देखिए एक हमारी कंट्री में अभी भी बहुत सारे बच्चे जो ट्रीट हो रहे हैं वो सिर्फ चाइल्ड स्पेशलिस्ट से पीडियाट्रिशियन नहीं कर रहे हैं। एक तो अवेलेबिलिटी छोटे शहरों के अंदर, कस्बों में, गांव में नहीं है। आपके पास एक डॉक्टर है, वो भी अगर क्वालिफाइड डॉक्टर, काफ़ी जगह क्वालिफाइड डॉक्टर भी नहीं है, जिसको हम MBBS लेवल पे बोलते हैं। तो जो आपके RMP है या जिसको झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, वो लोग डॉक्टर के साथ काम करके उस चीज़ का एक आर्ट ऑफ मेडिसिन समझ लेते हैं कि कैसा देना है। पर हर बच्चे को जिसको कफ एंड कोल्ड हो रहा है उसको नेबुलाइजेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हम कॉमनली क्या देखते हैं, एक बच्चे को जब आते हैं, एक बच्चे को इंजेक्शन दे दिया सुबह शाम, एक बॉटल चढ़ा दी उसको, और दिन में सुबह शाम नेबुलाइज कर दिया, उसका वायरल इन्फेक्शन के अंदर कोई रोल नहीं पड़ा, अनलेस नेबुलाइजेशन का है रोल, बट कॉमन वायरल कोल्ड एंड कफ में नहीं है। अब सर, सांस की जो जिस पे हम बात करना चाह रहे थे, निमोनिया पे, एक्चुअली एक आम आदमी को अगर आपको समझाना हो कि निमोनिया है क्या, बेसिक से समझाना हो, तो क्या कैसे इसको समझा सकता है निमोनिया को? देखिए, निमोनिया का निमो मतलब एयर, निमोनिया मतलब आपके लंग में इन्फेक्शन है, राइट। हमारे एयरवे नोज से स्टार्ट होता है, नोज से फिर आपकी विंड पाइप आती है, सांस की नली, उसके बाद राइट और लेफ्ट लंग के अंदर लंग आ जाता है। इन्फेक्शन ऑफ द लंग के इन्फेक्शन को निमोनिया बोलते हैं। हमारे लंग्स में छोटे छोटे एयरवेज हैं, उस एयरवेज में नॉर्मली हम ब्रीथ करते हैं, एयर पास होती है जो ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। निमोनिया में इन स्मॉल एयरवेज के अंदर, एयरवेज में इन्फेक्शन की वजह से म्यूकस प्रोड्यूस होता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन, नोज का इन्फेक्शन, साइनसिस के इन्फेक्शन को आप निमोनिया नहीं बोलते। आजकल ये समझा जाता है, हालांकि टॉन्सिल को भी लोग मान लेते हैं। मतलब किसी भी इन्फेक्शन को यहाँ से यहाँ तक का कि बच्चे को निमोनिया हो गया। निमोनिया स्पेसिफिक टर्म्स मीन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, आपके फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन को निमोनिया बोलते हैं। अब इस निमोनिया को कैसे डायग्नोज करें, इसके लक्षणों को कैसे पहचानें और कितनी सावधानी बरतें, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखिए, बच्चे को किस एज ग्रुप में हो रहा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, सपोज़ आपका एक न्यू बॉर्न बेबी है, राइट, वो भी सपोज 1 हफ्ता 2 हफ्ते का है, उसको अगर निमोनिया होगा, उसके क्लासिकल सिम्टम्स, निमोनिया के जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं फीवर, कफ, कोल्ड फॉर फ्यू डेज एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, और आपका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो फास्ट होता है, फास्ट ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं। और अनलाइक एडल्ट्स, बच्चों की एज ग्रुप पे डिपेंड करता है कि उस बच्चे का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना है। सपोज न्यू बॉर्न का एक रेस्पिरेटरी रेट 50 है, तो अगर वो 50 पे ब्रीथ कर रहा है वो उसके लिए नॉर्मल है। वो अगर आप 10 से 12 साल 14 साल के बच्चे को वो रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, वो अब नॉर्मल है। तो जो उस एज ग्रुप के लिए अगर आपकी फास्ट ब्रीदिंग हो रही है, और दूसरी चीज़ आप नोट करेंगे कि जब हम सांस लेते हैं आपको पता भी नहीं चलता आप सांस ले रहे हो, आपकी चेस्ट इन एंड आउट नॉर्मली मूव कर रही है। निमोनिया के अंदर डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग में आपके नॉस्ट्रिल्स थोड़े से एक्स्ट्रा फ्लेयर अप करते हैं, आपके जो मसल्स हैं चेस्ट के वो इन एंड आउट होते हैं, और आप कुछ इसको चेस्ट इनड्रॉइंग बोलते हैं। तो अगर आप बच्चे को देखेंगे, जिससे कॉमन भाषा में बोलते हैं बच्चे की पसली चल रही है, पसली चलने का मतलब है बच्चे को एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी एफर्ट करना पड़ रहा है फॉर ब्रीदिंग। तो अगर आप बच्चे को देखें जिसको फीवर है, कफ कोल्ड चल रहा है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग फास्ट जा रही है,
और उसको पसली चल रही है, इसका मतलब है कि इस बच्चे को निमोनिया होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो इस बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन है और इसको निमोनिया होने के लिए, अब आपका क्वेश्चन है इसको डायग्नोस कैसे करें। ये तो एक सिम्टम्स हो गया कि सपोज़ आपके बच्चे को ये सिम्टम्स हो रहे हैं। छोटे बच्चे सिर्फ इनएक्टिव हो जाएंगे, खाने के अंदर उनको इंटरेस्ट नहीं होगा। और जो हम देखते हैं कॉमनली क्या होता है, आपका बच्चा आया और वो 10 दिन बाद आपके पास आया डॉक्टर को दिखाने के लिए, उससे पहले वो किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं, बच्चा पेट में दर्द बता रहा है। क्योंकि अगर आपके राइट या लेफ़्ट लोअर लोब में इन्फेक्शन है, निमोनिया है, जो बिल्कुल एब्डोमेन के ऊपर है डायफ्राम से, तो बच्चे को ये बच्चा पेट में दर्द बताता है। तो आप उसका अल्ट्रासाउंड पेट का करवाते रहते हैं और कहते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब आप उसका चेस्ट एक्सरे करते हैं तो वो निमोनिया निकलता है। तो पुअर फीडिंग, इनएक्टिव होना बच्चे का, बच्चे को पेट दर्द बताना, और जो हमने ये भी सिम्टम्स डिस्कस किए हैं, तो उसके बाद अगर आप लेके जाते हैं डॉक्टर को, तो डॉक्टर पहले ये बनाता है कि ठीक है इस बच्चे को निमोनिया हो सकता है, अब मैं इसको कैसे डायग्नोस करूं। तो आप बच्चे को पहले फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, आप स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं, उसमें पर्टिकुलर आपको साइंस मिलते हैं। जैसे आपको साइन मिलेंगे कि आपके यहाँ पर एबनॉर्मल साउंड्स आ सकते हैं, जिसको क्रेपिटेशन बोलते हैं, आपको वीजिंग हो सकती है, आपको लगे कि एयर एंट्री बच्चे की कम दिख रही है, कम सुनाई दे रही है। तो वो सब आपको बताएंगे कि ठीक है, सिम्टम्स भी हैं, फिज़िकल साइंस भी मेरे को मिल रहे हैं। तो अब मैं इसको कैसे कंफर्म करूं। देखिए बहुत सारी जगहों पे WHO की क्लासिफिकेशन के हिसाब से, जहाँ पर हर जगह ये सुविधा, चेस्ट एक्सरे की भी सुविधा नहीं है। तो अगर आपको सिम्टम्स हैं और आपको फास्ट ब्रीदिंग और ये सब साइंस मिल रहे हैं, आपको प्रज्यूम करना है कि इस बच्चे को निमोनिया और इस बच्चे को आपको ट्रीट देना है। मतलब बच्चों में ये इतनी ज़्यादा बीमारी, ये निमोनिया इतना ज़्यादा हो रहा है कि एक मन में मान कर चलें कि हो सकता है, बिल्कुल वैसे ना बैठें कि हाँ हम एंटी एलर्जिक और इससे तुरंत। नहीं, देखिए निमोनिया वर्ल्ड के अंदर, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, इस नंबर 1 इन्फेक्शियस डिजीज़ किलर इन चिल्ड्रन। 2019 में WHO की रिपोर्ट के हिसाब से दे वर लाइक अबाउट 800,000 डेथ बिकॉज ऑफ निमोनिया इन चिल्ड्रन। सो निमोनिया इज़ द बिगेस्ट किलर अलॉन्ग विद डायरिया। तो अगर बच्चे को ये सिम्टम्स हैं, अब जब हम बच्चों को ICU में, कौन से बच्चे आते हैं जो बच्चे प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुए, सेल्फ मेडिकेट हुए, या बिल्कुल ही ट्रीट उनको नहीं ठीक किया गया, वो आ जाते हैं ICU में और उनकी इतनी कंडीशन ख़राब होती है कि सिर्फ लंग्स अफेक्ट नहीं होते, वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो उन बच्चों को वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है, ब्लड प्रेशर सपोर्ट देना पड़ता है। तो उस स्टेज पे बच्चा ना आए, उससे पहले अगर ये सिम्टम्स हैं तो उसको इग्नोर ना कीजिए, और सेल्फ मेडिकेशन नहीं होना चाहिए, डॉक्टरों को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए बच्चे के लिए। निमोनिया से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की भी काफ़ी चर्चा होती है। देखिए जैसे अभी हमने बात की, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट। तो कैसे प्रिवेंट करें कि बच्चों को निमोनिया ना हो। 2-3 चीज़ें। फर्स्ट थिंग इज़, अगर हम बेसिक बात से शुरू करते हैं, आपके बच्चे का न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चे का मेल न्यूट्रिशन है, बच्चे को ठीक तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो उसमें रेजिस्टेंस पावर कम होगा। एक जो हेल्दी बच्चा है, अगर आपको इन्फेक्शन होगा, वो इन्फेक्शन वो टॉलरेट कर लेगा, हो सकता है कि 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाए। तो बच्चे को एक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, छोटे बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करते हैं, बच्चे को पहले 2-3 महीने में गाय का दूध स्टार्ट कर दिया, वो भी डाइल्यूट करके कि बच्चे को ये दूध हज़म नहीं होगा, तो बच्चे में वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। सेकंड, आपके बच्चे की हाइजीन का ध्यान रखना है। अब मोस्टली जगहों पे आप देखेंगे जहाँ पर क्लटर है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, एक्सपोज हैं बहुत बच्चे, एक रूम के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को कफ एंड कोल्ड हो रहा है, तो बच्चा इस क्लोज इन्वायरमेंट के अंदर इतने सारे एडल्ट के साथ एक्सपोज हो रहा है, राइट। तो ओवर क्राउडिंग इफ़ वी कैन अवॉइड, दैट इज़ बेटर। और थर्ड आता है रोल ऑफ इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन। बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो है निमोनिया में, उनको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, इवन नाउ इंडियन गवर्नमेंट वी हैव वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट निमोनिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन जो बैक्टीरिया है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जिसे बोलते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन है, जो बच्चे को, जब बच्चा बॉर्न होता है
2, 4, 6 मंथ्स और फिर 18 मंथ्स और 15 मंथ्स पे दिया जाता है। एक ये हो गया जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा जो इन्फेक्शन प्रिवेंट करते हैं उसका नाम होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा। उसको प्रिवेंशन के लिए भी वैक्सीनेशन है। प्री मैच्योर बच्चों के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम निमोनिया की आती है उसको बोलते हैं आरएसवी निमोनिया। तो आरएसवी निमोनिया मतलब रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, उसकी प्रिवेंशन के लिए भी जो प्री मैच्योर बच्चे हैं, जिन बच्चों को क्रोनिक लंग डिजीज़ है या हार्ट में प्रॉब्लम है, उनको ये आरएसवी निमोनिया ना हो, उसके लिए भी अब वैक्सीनेशन और स्पेशल मेडिकेशन आ गई है जिससे आरएसवी निमोनिया बच्चे को ना हो। तो इम्यूनाइजेशन हैज़ डेफिनेटली अ रोल। अगर आप ये इम्यूनाइज करेंगे बच्चों को तो जो बैक्टीरियल निमोनिया होगा और स्पेशली आरएसवी निमोनिया इन सर्टेन एज ग्रुप, वो बच्चे को प्रिवेंट होगा। अगर होगा भी तो वो बहुत ही माइल्ड होगा, वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा। अच्छा सर, ये सामान्य निमोनिया और लंग्स में पानी भर जाने का जो एक एक चर्चा होती है, ये कितना इसमें अंतर है? लंग्स में लोग कहते हैं छाती में पानी भर गया है इनके, तो वो तो क्या वो निमोनिया का एडवांस स्टेज है पानी भरना? राइट। देखिए, आपके लंग के अंदर इन्फेक्शन हुआ तो उसके अराउंड जो पस बनती है, जो फ्लूइड बनता है, उसको एम्पाइमा बोलते हैं, जिससे कॉमन भाषा के अंदर कहते हैं कि फेफड़ों में पानी भर गया। इसका रीज़न है, एक तो अपने देश में जो कॉमनेस्ट रीज़न है वो है टीबी। तो टीबी के अंदर आपके, क्योंकि जो हमारी लंग की लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग में अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा और जिसको बोलते हैं कि आपके फेफड़ों में पानी भर गया। तो निमोनिया के कारण भी पानी भर सकता है और अगर इन्फेक्शन हो टीबी का तभी भी आपके लंग्स में पानी भर सकता है। तो अगर आपके निमोनिया है और आपके चेस्ट में पानी भर गया, वो एडवांस स्टेज ऑफ निमोनिया है। ये बात ठीक है। ऐसे डॉक्टर, आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सलाह ये है कि एक तो अपने बच्चे को, डिपेंडिंग ऑन कौन से एज ग्रुप के आप पेरेंट हैं, जो कॉमन चीज़ें जो होती हैं, एक तो बच्चे को न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, आपने जैसे अभी हमने बात किया। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना। आपके बच्चे को अगर सिम्टम्स हैं, एक तो हमको अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या क्या बीमारियां चाइल्डहुड हो सकती हैं। अगर आपको अवेयरनेस होगा तभी आप हेल्प मांगेंगे, राइट। और हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली अपने पड़ोसी से बात करके, अपने फ्रेंड से बात करके कि मेरे बच्चे को ये हुआ था, हम अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं और हम बच्चे को उसी लाइन में ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमको प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए और हमारे को ये अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर बच्चे को फीवर, कफ, कोल्ड, कोई भी चीज़ अगर बच्चे के अंदर 5-7 दिन से ज़्यादा चल रही है तो इसका मतलब है वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि बच्चे नॉर्मली काफ़ी हेल्दी होते हैं। कोई भी सिम्टम्स अगर बच्चे में प्रोड्यूस हो रहा है और वो जो क्रॉनिक बन रहा है, वो क्रॉनिसिटी के लिए आपको मेडिकल हेल्प जाननी ज़रूरी है। बच्चे को ओवर क्राउडिंग मत कीजिए, रूम के अंदर ज़्यादा मॉल्स और पिक्चर हॉल्स में लेके मत जाइए जब कफ एंड कोल्ड का सीज़न है। थर्ड, पोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। निमोनिया, इरिटेंट, कॉफ, कोल्ड, ये सब पोल्यूशन से बहुत इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर हम सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, आप देखेंगे कि पोल्यूशन लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो उस टाइम पे यू नीड टू मेक श्योर कि बच्चा मास्क पहने। सेकेंड, अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। थर्ड जो हम कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ घर के अंदर कोई स्मोकिंग ना हो, मतलब स्मोकिंग पर से ना हो। वैसे हम लोग इतना सिगरेट इनहेल कर रहे हैं विदाउट स्मोकिंग, तो अगर एल्डरली कोई एडल्ट घर पे स्मोक कर रहा है, वो हमेशा उसको परमानेंटली बैन होना चाहिए। अगर जो बायोफ्यूल्स हैं, जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, इसको घर के अंदर इंडोर कुकिंग के लिए ना यूज़ करें। तो उससे भी काफ़ी पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन से इम्यूनिटी कम होगी, इन्फेक्शन के रिस्क ज़्यादा होंगे। और एक जनरल हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए। बच्चों को ये बताना चाहिए कि खाने से पहले खाने के हाथ धोने हैं, जो सरफेस है उसको अननेसेसरी टच नहीं करना, किसी को कफ एंड कोल्ड है उसको मास्क पहनना चाहिए। तो मतलब कॉमन प्रिकॉशंस हैं। देखिए, बच्चा जो होता है वो कभी आप कह के उसको नहीं समझा सकते। अगर वो आप पे कुछ करते हुए देखेगा, ही विल डेफिनेटली डू इट। तो अगर आप एक खुद उसके लिए रोल मॉडल है, बच्चे के लिए रोल मॉडल पेरेंट्स होता है। आप देखेंगे मेरे पापा ये कर रहे हैं, मेरी मदर ये करती है, मम्मी ये करती है, तो वो आपको फॉलो करेगा। तो अगर आप खुद एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन लेंगे तो बच्चा आपको वो फॉलो करेगा। तो कॉमन रूल, न्यूट्रिशन,
hygiene, timely vaccination for the children and timely help. अगर प्रॉब्लम आपके बच्चे की ठीक नहीं हो रही है तो उसको घर पे दिनों दिन ट्रीट मत करते रहिए, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को उसको दिखाइए। और कुछ भी अनयूजुअल हो तो उसको नोटिस भी करिए। अनयूजुअल हो उसको नोटिस करिए और उस पर एक्ट कीजिए। इसके अलावा सर, अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं इस खास मौसम में, जो आप इस समय ओपीडी करते हुए देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स क्या शिकायत लेके आ रहे हैं, अगर कुछ एंड नोट में आप कुछ कहना चाहें तो? देखिए अतुल, जो हम मेन चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, हर कफ एंड कोल्ड इन्फेक्शन नहीं होता। मेनली जो हम देखते हैं वो है एलर्जिक प्रॉब्लम। और हम लोगों की एक दिमाग के अंदर ये डर है। कफ तो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, खांसी जो है। हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म है, पर अगर वो खांसी थोड़ी लंबी चल रही है और हम, प्रॉब्लम क्या है कि खांसी ठीक नहीं हुआ, एक एंटीबायोटिक, दूसरा एंटीबायोटिक, तीसरा एंटीबायोटिक, आज एक नेबुलाइज़र दे दिया, 2 दिन बाद दूसरा नेबुलाइज़र दे दिया। मेनली जो कफ है, अगर उसमें फ़ीवर नहीं है और जो हमने सिम्टम्स निमोनिया के बाद किए नहीं है, वो एलर्जिक कफ है और उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। अगर आप एक क्लास में देखें, 10% ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास विल हैव कॉफिंग, और अगर आप सारे कॉफ वाले बच्चों को इकट्ठा कर लीजिए, उसमें से 40% बच्चों को एस्थमा होगा। तो एक एस्थमा एक वर्ड है जिससे हम लोगों को इतना डर लगता है कि मेरे बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, छुआछात की बीमारी है, अगर मैं इसको इन्हेलर दूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मेनली जो बच्चे में लॉन्ग टर्म कफ एंड कोल्ड है वो एलर्जिक है, जिसको कईयों को नेज़ल एलर्जी होती है, जिसको हम राइनाइटिस बोलते हैं। मोस्टली बच्चों को हाइपर रिएक्टिव एयरवेज होते हैं, जिनको कॉमन लैंग्वेज के अंदर एस्थमा बोलते हैं, और हम किसी को ब्रोंकाइटिस बोल दिया, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बोल दिया। बट इन बच्चों को अगर आप एयरवेज में जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए मेडिसिन नहीं देंगे, वो बच्चे महीनों महीनों सालों साल खांसी करते रहेंगे। तो इन बच्चों को कफ सिरप मिलते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स मिलती रहती हैं, ओकेजनली नेबुलाइज़र जैसे आपने बोला वो मिलते हैं, पर इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। और जब आप इन पेरेंट्स को ट्रीटमेंट करने के बाद 2-3 हफ्ते बाद आपके वापस आते हैं, उनकी पूरी लाइफ चेंज है। एंटीबायोटिक हमारे जो है इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है उसको भी काफ़ी डिस्टर्ब करती है। एंटीबायोटिक देखिए, कोई भी केमिकल है, अगर आपको वो नहीं चाहिए, बॉडी के अंदर ले रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम तो डालेगा। स्पेशली जो हमारे गट के हेल्दी बैक्टीरिया जो फ्लोरा हैं वो अफेक्ट होंगे, आपका मेल न्यूट्रिशन होगा, आपको फूड प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपको डायरिया हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स इज़ अ लाइफ सेविंग मेडिसिन इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड देन इट इज़ लाइक एनी अदर केमिकल यू आप पुटिंग इन योर जुकाम का बॉडी। इलाज कर रहे हैं और आपको डायरिया भी हो गया बच्चे को आपके। एग्जैक्टली। तो आई थिंक इट्स अ फाइन बैलेंस। पेरेंट्स में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कंट्री में होम रेमेडीज़ भी जो काफ़ी टाइम से चल रही है, बट वो एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए होता है। कुछ होम रेमेडीज़ बता भी दीजिए, लोग कमेंट करके पूछते हैं। देखिए, बीइंग एलोपैथिक डॉक्टर, आई कैन नॉट टेल यू कि होम रेमेडीज़ के, बट इट्स अ कॉमन थिंग, लाइक आप हनी ले रहे हैं, जिंजर ले रहे हैं, वार्म वाटर ले रहे हैं, आप गार्गल्स कर रहे हैं, स्टीम कर रहे हैं, तो इसका आपका जो भी म्यूकस वगैरह है ना, वो आपका एक म्यूकस लूज़ हो जाता है एंड यू कैन स्पिट इट आउट बेटर। छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्पिट आउट नहीं करते, वो स्वॉलो कर लेते हैं। तो हाइड्रेशन, आप कफ सप्रेशन के लिए जो अपनी होम रेमेडीज़ हैं, जिंजर हनी दे दिया आपने, बच्चे को कुछ गुनगुना पानी दे दिया, उसके अंदर कुछ डाल के दे दिया, तो बच्चे को एक स्टीम दे दीजिए। तो ये सब होम रेमेडी, पर ये अगेन प्रॉब्लम है, हम इतने होम रेमेडीज़ में पड़ जाते हैं कि फिर कैसे इसका ध्यान सिम्टम्स ध्यान देने के बजाय उसको ड्यूरेशन भी देखना ज़रूरी है। तो आई थिंक ये फाइन बैलेंस, कॉमन सेंस एंड टाइमली मेडिकल हेल्प, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सर। थैंक यू अतुल। ये था हेलो डॉक्टर का आज का एपिसोड। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।